जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नित्यानंद यादव। आप लोग के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिसमें 3 स्टेप होते हैं बेसिकली: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन तीनों के बारे में बता देते हैं। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है, जब पायरुविक एसिड बनता है तो उसे ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लूकोज जब टूटता है पायरुविक एसिड में तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में, सेल के। उसके बाद जब ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स साइकिल में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचकर पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। एसिटिल कोएंजाइम ए कनेक्टिंग लिंक है दोनों के बीच का। फिर एसिटिल कोएंजाइम ए ही क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करवाती है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिल करके। फिर पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनता है। उसके बाद ये साइकिल चलती है। इसमें NADH2 का बड़ा पैकेट या FADH2 का बड़ा पैकेट एनर्जी का बनता है। फिर वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते हैं। लास्ट में FADH2 से NADH2 से ATP निकलता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ पे इस बात आएगी उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इज। आपको तुरंत आ गया होगा कि कौन सा होगा। इसका आंसर होगा बी, पायरुविक एसिड। और ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, TGT हो या PGT हो, 2011, LT 18 भी जो पीछे बीता है, 2005, 2002, मतलब कई बार पूछा है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, कितने प्रोडक्ट बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में? पायरुविक एसिड के 2 बनते हैं। तो यही देखिए, ये टोटल 10 एक चेन होती है, ग्लूकोज से शुरू होती है। याद होगा आपको, ज़रूर होगा। अगर नहीं याद है 2 बार लिखिए, 100% याद हो जाएगा। ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ऐसे बोलिए ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट। फिर एल्डोज आता है, DHAP में कन्वर्ट करता है, डाइहाइड्रो एसीटोन फास्फेट। फिर यह कन्वर्ट होता है, एक मॉलिक्यूल इससे निकलता है। तो आगे बढ़ेंगे 2 मॉलिक्यूल आप बन जाएंगे किसके? PGAL, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 2 प्रोडक्ट यहाँ से चलेंगे तो अंत में 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं। इसमें एनर्जी कितनी निकलती है, कितनी प्रोड्यूस होती है, एक बार मैं उसकी चर्चा कर देता हूँ। देखिए जैसे ग्लूकोज यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पायरुविक एसिड बन गया लास्ट में। यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल 10 स्टेप लगते हैं, चेन है। तो पहले यहाँ स्टेप पे ATP यूज होता है, ना कि निकलता है। थर्ड स्टेप पे भी ATP यूज होता है। तो 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में यूज होते हैं। कितने ATP? 2 ATP। चलिए अब बात आती है कि कितनी ATP बनते हैं। जब 2 ATP यहाँ यूज हो चुके हैं तो पूरी चेन में 4 ATP निकलते हैं। लेकिन हमें फ़ायदा कितने का होता है? तो 2 हमने पहले से खर्च कर चुके हैं, तो हमें 2 घटा देने हैं। 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? नेट ATP ऑफ टोटल कितना हो गया? 2 ATP। लेकिन इसी साइकिल में हमें 2NADH2 भी मिलता है। जब यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है तब एक NADPH से 3 ATP बनता है। तो 2 से 6। अगर यहाँ पे टोटल पूछा जाए कि कितने ATP बनते हैं, टोटल ये 6 हो गया इधर, मतलब 2 NADPH से 2 हो गए इधर, टोटल 8 ATP का प्रोडक्शन हुआ। किससे? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड बनने में। लेकिन कब आया? वो लास्ट में मिला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एम्बेडेन मेयरहॉफ पैथवे किसे कहा जाता है? तो आपको सीधा ना बता दें, EMP पैथवे किसे कहा जाता है? EMP पैथवे अभी जो ऊपर आपने देखा ग्लाइकोलिसिस, उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, ये बिल्कुल पहला ही ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, सही है। यहाँ पे और तीनों ऑप्शन गलत हैं। EMP पैथवे क्यों कहा जाता है?
तो दो नाम साइंटिस्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनके नाम पे ई हो गया, ए पी हो गया, एम हो गया। पैथवे से पी नहीं आया, पार्नस हैं, एक साइंटिस्ट पार्नस हैं, उनके नाम पे EMP पैथवे। तीनों लोग मिल करके इसके एक एक स्टेप का अलग मतलब इनके स्टेप का स्टडी किया था, इसीलिए तीनों लोग को नाम दिया गया EMP पैथवे। ग्लाइकोलिसिस EMP पैथवे, चाहे EMP पैथवे का इंड प्रोडक्ट पूछे चाहे ग्लाइकोलिसिस का पूछे तो आपको बताना है इन प्रोडक्ट पायरुविक एसिड, जो आपको पहले बता दिया गया है। तीसरा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होकर के पायरुविक एसिड बनता है तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लगते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें? एनारोबिक में। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो ग्लाइकोलिसिस है एक कॉमन पैथवे है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस दोनों में होगा। तो कहने का मतलब है ये कब डिपेंड होगा एरोबिक है एनारोबिक है? जब पायरुविक एसिड बन करके माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होना शुरू होगा तब उसे कहेंगे एरोबिक। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, एल्कोहल बन रहा है, तो हो गया एनारोबिक। तो ग्लाइकोलिसिस में एक भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यूज नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। अभी आपने पढ़ा कई सारे स्टेप, आप मैच कराइए इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये बता रहा है ग्लाइकोलिसिस अकर ओनली इन द एरोबिक ऑर्गेनिज्म। फिर दूसरा लिखा ओनली इन अकर इन द ऑल ऑर्गेनिज्म, अकर इन साइटोप्लाज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज होते हैं। ये लिख दिया कि ओनली इन एरोबिक, नहीं भाई एनारोबिक में भी होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है और वही सही हो गया। चलिए इतना समझ में आया होगा। अब पाँचवें नंबर आप क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बताता है विच इज़ कॉमन बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक। कौन सा साइकिल है या क्या चीज़ है? आप लोग तुरंत देखने के बाद आंसर लगा दीजिएगा। बी बोला होगा लेकिन वो गलत है। गलत, अब बोलोगे सर कैसे गलत है? ये तो सही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे देखिए एरोबिक एंड एनारोबिक में दोनों में सिमिलर सबस्ट्रेट होते हैं, ग्लूकोज ही होते हैं और पायरुविक एसिड ही बनते हैं। और पायरुविक एसिड ग्लाइकोजन का इंड प्रोडक्ट भी है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इसका मतलब कौन सा सही होगा? ऑल ऑफ दीज। तो कभी कभी क्वेश्चन को जल्दीबाजी में भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उसमें टाइम लीजिए, कम से कम 2-4 सेकंड का। उसमें कहना क्या चाहता, कम से कम ऑप्शन तो पढ़िए चारों, तभी आगे बढ़िए। ऐसे थोड़े थोड़े गलती हो जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कनेक्ट ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। कौन है वो? एसिटिल कोएंजाइम ए है, जो पायरुविक एसिड के बाद जब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है, फिर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। तो 2 पायरुविक एसिड था, 2 एसिटिल कोएंजाइम बनाया और 2 बार हमारा क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो पूरे क्रेब्स साइकिल में अगर पायरुविक एसिड के बाद देखा जाए तो 30 ATP बनता है। एक अगर देखा जाए एक पायरुविक एसिड से कितने बनते हैं तो उसमें 15 हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए एक एसिटिल कोएंजाइम ए से कितना बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ए यहाँ जुड़ता है, एक एसिटिल कोएंजाइम ए से 12 बनता है, 3 यहाँ एक के NaDH2 नहीं बनेगा, तब वो ऊपर भी काउंट हो जाएगा। एसिटिल कोएंजाइम जब पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है तो यहीं पे एक NADPH बन जाता है। तो उसको पायरुविक जब पूछेगा एसिटिल कोएंजाइम ए से तो आपको 12 बताना पड़ेगा, जब पायरुविक एसिड पूछेगा तब 15, अगर दोनों साइकिल का पूछता है तो 30 होगा। टोटल ATP की बात हो जाए तो 38 ATP, 8 ATP कहाँ से आया? ग्लाइकोलिसिस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 H2O टेक्स प्लेस थ्रू फॉलोइंग स्टेप। किसके द्वारा ये
कंप्लीट होता है। तो देखिएगा ये भी चार सब के बारे में बात की गया। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब प्लांट में रेस्पिरेशन होता है, पूरा ग्लूकोज का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कब तक? जब तक कि CO2 और वाटर प्लस एनर्जी ना बना दे। वो कब की बात कर रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, तीनों की बात कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज? कौन सा ये ऑप्शन इसके रिगार्डिंग में गलत है? देखिए बताइए। इट इज फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, इट कंटेन ओनली कॉपर, इट कंटेन बोथ कॉपर एंड आयरन। जो साइटोक्रोम है किस में होते हैं? ETS में। ठीक है, पहला ऑप्शन बताया इज फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, ये तो सही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन को, ये भी सही है। लास्ट कंपाउंड ऑक्सीजन का ही होता है। इट कंटेन कॉपर एंड आयरन, दोनों रखता है साइटोक्रोम इसके पास। लेकिन ये ऑप्शन गलत हो गया, सी। केवल कॉपर नहीं होता, दोनों होता है, आयरन भी होता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। RQ क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एक क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं। RQ रिस्पिरेटरी क्वेश्चन। ए ऑफ 4 may be expected for the complete oxidation of which one of the following? ये बोलो 4 किसका होता है? तो आप एक बार लिखिएगा 1 किसका होता है, 1 से ज़्यादा किसका होता है, 1 से कम किसका होता है, और 1 के बराबर किसका होता है। एक से ज़्यादा, यही 4 है, एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा एक को याद करना पड़ेगा। कुछ कहे यहाँ पे एक से ज़्यादा किसका होगा? ऑक्जेलिक एसिड का। यहाँ पे 4 है, 4 इसी का होता है, याद करना पड़ेगा इसको। फिर बोला है रिस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ये हमेशा और हमेशा 1 से अधिक होगा। फिर मैलिक एसिड का पूछा, इसका भी 1 से अधिक होगा, इसको याद कर लीजिएगा एक बार लिख करके। अब आ गया 12 नंबर क्वेश्चन, रिस्पिरेटरी क्वेश्चन। इसका क्या फार्मूला होता है? रिस्पिरेटरी क्वेश्चन इज इक्वल टू, आप बोलते ना CO2/O2। ये है क्या आखिर में? CO2/O2 है क्या? CO2 कितना निकलता है और कितना यूज होता है O2, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? रिस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो रिस्पिरेटरी क्वेश्चन इज नॉट लेस देन 1, एक से कम किसका नहीं हो सकता? जो ऑप्शन दिया है, तो फैट का और प्रोटीन का आप याद कर लीजिएगा, लेस देन 1 होता है। नॉर्मल डाइट खाइएगा तो उसका भी 1 से कम ही होगा। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का एग्जैक्ट 1 होता है, 6 CO2 निकलता है और 6 ऑक्सीजन लगता है। दोनों का अनुपात क्या होगा? 1 होगा। फिर यहाँ पे पूछा कार्बोहाइड्रेट का, पूछ लिया, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन। RQ स्टैंड फॉर क्या दर्शाता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को, या नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट को, या अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज को, या टाइप ऑफ एल्कोहल फॉर्म। इसमें आप तुरंत बता देंगे नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। सही बात है। अब आज का एक लास्ट आंसर होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। RQ ऑफ द अपुंसिया इन नाइट कितना होता है अपुंसिया का? RQ बिल्कुल 0 होता है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को, या फिर इस क्वेश्चन को आगे भी लेके आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके, और दूसरों को भी दिखाइएगा। और जो भी आपके मन में आए उसको आप कमेंट के ज़रिए हमको ज़रूर बताइएगा, हमको अच्छा लगेगा, हमें और भी मन लगेगा कि और अच्छे से वीडियो बनाया जाए। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वेरी वेरी थैंक यू।